नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश के बारे में। जो कुछ वहां हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है या भारत के खिलाफ जो नफरत का माहौल है, इतिहास के पन्नों में हम इसके पीछे की वजह टटोलने की कोशिश करेंगे। क्या इस वजह का भारत खुद जिम्मेदार है, जिसने इस समस्या को केवल पैदा होने ही नहीं दिया बल्कि आगे भी बढ़ने दिया? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बांग्लादेश में आज जो कुछ हो रहा है उसे केवल आप भारत बांग्लादेश के नजरिए से मत देखिए, और वहां हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसे मुस्लिम जिहादी तत्वों और हिंदुओं के बीच के नजरिए से भी मत देखिए। यह बहुत बड़ा खेल हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं भारत किस चीज की कीमत चुका रहा है? इतिहास में एक गलती हुई, और यह गलती की गई जोगेंद्र नाथ मंडल द्वारा, जो दलित नेता थे और जिन्ना के साथ जाके वो मिल गए। आजादी के टाइम उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया और जिन्ना के साथ पाकिस्तान चले गए। और जब बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, मतलब ईस्ट पाकिस्तान था 1947 में, तब जोगेंद्र नाथ मंडल ने दलितों को भारत जाने से रोका और कहा कि तुम सब यहीं पाकिस्तान में ही रहो, क्योंकि जो हिंदू स्वर्ण समाज है उनसे हमारी नहीं बन सकती, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। और यहाँ ये जो मुस्लिम समाज है ये दलितों के लिए ज्यादा बराबरी का समाज है, यहाँ हमको सम्मान मिलेगा। और वही जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो कुछ समय बाद भागकर भारत आ गए। ऐसी हालत हो गई, लेकिन दलितों को उन्होंने वहीं उनके हाल पर छोड़ दिया। ये जो बांग्लादेश में या पाकिस्तान में है, इनमें बड़ी संख्या जो है वो दलितों हिंदुओं की है, जो दलित हिंदू हैं। ये हिंदू वहां जोगेंद्र नाथ मंडल की अदूरदर्शिता का नतीजा भोग रहे हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि हिंदुओं की संख्या आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश में इतनी कम, या कहें नाम मात्र की क्यों रह गई है। दरअसल जोगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान जाने के कुछ समय बाद मुस्लिमों में विद्यमान जिहादी मानसिकता को भांप लिया था और परेशान होकर वहां से भाग निकले। भारत ने भी कभी इस मामले में कोई भी इंटरवीन नहीं किया। भारत की ओर से कभी उन हिंदुओं को बचाने की कोशिश भी नहीं की गई। केवल डिप्लोमेसी के स्तर पर कड़े बयान देना, उनके हाई कमिश्नर को बुलाकर चेतावनी दे देना, इससे ज्यादा भारत ने कुछ नहीं किया। भारत के पास 1971 में मौका था इस मुद्दे को सुलझाने का, वो मौका हमने गवा दिया। 93,000 पाकिस्तान के सैनिक हमारे कब्जे में थे, हमने उनको क्या किया, छोड़ दिया। और बदले में जो हमारे 54 सैनिक उनके कब्जे में थे, उनको लेने की भी हमने कोई जरूरत नहीं समझी। लेकिन आज जो हो रहा है उसको समझने की जरूरत है। इसमें आप देखिए, अमेरिका की डीप स्टेट का बहुत बड़ा योगदान है, पूरे यूरोप का योगदान है। ये जो शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है वो सिर्फ बिना किसी विकल्प को तैयार किए बिना किया गया। आरोप क्या लगाया गया कि हसीना ने चुनाव में धांधली की। दूसरा आरोप यह लगाया गया कि डिक्टेटर हो गए हैं ये लोग। तो इनके जवाब में, इनके विकल्प में कोई भी डेमोक्रेटिक सेटअप लाना चाहिए था। लेकिन आप जिसको लेकर आए, जिसको सत्ता सौंपी, वो क्या काम कर रहा है? हालांकि उसका जो पद है वो सलाहकार का ही है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहा है। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि यह जो मोहम्मद यूनुस है ये बांग्लादेश का नागरिक भी नहीं है। इसके पास दो पासपोर्ट है, एक है अमेरिकी पासपोर्ट और दूसरा है फ्रेंच पासपोर्ट। जो बांग्लादेश का नागरिक नहीं है वह बांग्लादेश की सरकार चला रहा है। अगस्त 2024 से लगभग 1.5 साल हो गए हैं। दुनिया में ऐसा उदाहरण कहां मिलेगा? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इसके बारे में? लेकिन यह हो रहा है क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देश ऐसा चाहते हैं। वो भारत के पड़ोस में एक टूटा फूटा देश चाहते हैं। सवाल यह है कि क्यों चाहते हैं? अमेरिका की ऐसी क्या रुचि है इस चीज में? इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि अमेरिका को यह बात पसंद नहीं थी कि शेख हसीना के रिजीम में बांग्लादेश जो है वो भारत के रणनीतिक हितों के पक्ष में जा रहा था और साथ ही चाइना से आर्थिक संबंध बढ़ा रहा था। लेकिन यह छोटे मुद्दे हैं, असली मुद्दा और बड़ा मुद्दा कुछ और है। जख्म अगर बहुत गहरा हो तो उसका दर्द भी बहुत लंबे समय तक रहता है। दरअसल अमेरिका जख्म खाया हुआ है, या कहें घायल देश है। यह घायल यूरोप भी है, तो उस जख्म का बदला ले रहा है और हमारा भारत उसी में फंसा हुआ है। हम कीमत चुका रहे हैं 1971 की। अब समझे आप लोग, 1971 में हमने इंटरवीन किया और क्या किया, पाकिस्तान को तोड़ दिया। हम बड़े खुश हुए और आज तक उसका जश्न मनाते हैं। पाकिस्तान को तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए। कांग्रेसियों से बात कीजिए तो वो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारी नेता इंदिरा ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अरे भाई, 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन भारत को क्या मिला? हमने बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति सुधारने में, वहां एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने में और हर तरह की जो रणनीतिक मदद थी वो हमने की। बांग्लादेश विकास करने लगा और पाकिस्तान से आगे निकल गया। टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में भारत से भी आगे निकल गया। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? तो जो मैं आपको 1971 के बारे में बता रहा हूं, उस 1971 के युद्ध की पूरी जो तस्वीर है उसको समझिए। वो भारत पाकिस्तान के बीच का युद्ध नहीं था, वो युद्ध था 2 महाशक्तियों के बीच का।
कौन कौन सी? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का। उस युद्ध में सोवियत संघ ने साथ दिया भारत का, अमेरिका और यूरोप ने साथ दिया पाकिस्तान का। उस युद्ध में पाकिस्तान नहीं हारा, उस युद्ध में अमेरिका और यूरोप हार गए। और ये भारत से युद्ध नहीं हारे, सोवियत संघ से हार गए। सोवियत संघ ने जिस तरह से भारत की मदद की वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन में अपना 7वां जो बेड़ा था वो भेजा, तो सोवियत संघ ने भारत के समर्थन में अपनी सबमरीन भेज दी। और अमेरिका के मना करने के बावजूद भारत ने मिलिट्री एक्शन लिया, क्योंकि रूस हमारे साथ था, हमको किसी एक महाशक्ति के साथ की जरूरत थी। और तब से लेकर अब तक देखिए, ये बात अमेरिका जो है वो भूला नहीं है। ये जो प्रॉक्सी वॉर है या जो ये टेररिज्म जो अमेरिका की शह पर, अमेरिका के पैसे पर और अमेरिका के हथियार पर पाकिस्तान ये जो सब करता है, वो अमेरिका की मदद के बिना कर ही नहीं सकता। और आज वहां बांग्लादेश में जो उस्मान हादी मारा गया, कहते हैं कि उसी के किसी साथी ने उसे मार डाला। इस घटना पर अमेरिका बहादुर दुख जताता है। यूरोप के कुछ देश ढाका में उनका जो हाई कमीशन है, शोक में अपना झंडा झुका देते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन बयान देता है, दुख जाहिर करता है, लेकिन दीपू चंद्र दास जो है उसकी सार्वजनिक रूप से लिंचिंग की गई और उसके बाद जलाए जाने की जो घटना हुई उसकी आलोचना तक ये लोग नहीं करते। तो इस पूरे इतिहास के घटनाक्रम से समझिए कि खेल हो क्या रहा है। यह जो भारत लगातार बढ़ रहा है, ये समस्या का कारण है। बांग्लादेश उसका मोहरा बना है और भारत को परेशान करने के लिए अमेरिका और यूरोप को लग रहा है कि बांग्लादेश से बेहतर कोई मोहरा नहीं हो सकता। तो उसको पूरा मोहरा बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए तख्ता पलट जरूरी था। इसलिए शेख हसीना को वहां से हटाया गया। अब पूरा शासन तंत्र जो है वो जिहादियों के हाथ में आ गया है। यह मोहम्मद यूनुस अमेरिका की कठपुतली है। अमेरिका ने इसको नोबेल प्राइज दिलवाया, इसका स्टैचर बढ़ाया, उसको हर तरह की जो आर्थिक मदद थी वो दी और बहुत पैसे वाला वो हो गया। बांग्लादेश की जो रूरल क्रेडिट की नीति थी उसको पूरी तरह से इसने हड़प कर लिया, उसका सारा श्रेय खुद ले लिया और अब ये नाच रहा है अमेरिका यूरोप के इशारे पर। हालांकि अब इसके हाथ से भी स्थिति निकल रही है, क्योंकि जो जिहादी हैं वो अब इसके खिलाफ हो गए हैं। वो लोग इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ भारत की सोच भी बड़ी अजीब सी है। 1947 के बाद पाकिस्तान के बारे में जो थी वही 1971 के बाद बांग्लादेश के बारे में रही कि हम इनके साथ अच्छे संबंध बना लेंगे, शांति वार्ता करेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, विकास में सहयोग करेंगे, तो स्थितियां जो है वो धीरे धीरे अपने आप सामान्य हो जाएंगी। और ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि इस बात को हम समझ ही नहीं रहे हैं कि यह आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। यह सनातन संस्कृति और इस्लाम की जो विचारधारा है उसके बीच की लड़ाई है। इसलिए आर्थिक विकास से, सहयोग से, समर्थन से, हाथ मिलाने से ये जो समस्या है ये हल होने वाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए यह गवर्नेंस और विकास ये सब असली मुद्दे नहीं है। उनके लिए मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। ये लोग वही बात समझते हैं, इसके अलावा उनको और किसी तरह की कोई भी जो बात है उससे मतलब नहीं है। वह अगर 10 दिन से भूखे भी हों तो उनसे पूछा जाए रोटी चाहिए या इस्लाम, तो वो इस्लाम का समर्थन करेंगे। यह है उनका कमिटमेंट। और हमारी समझ ये है कि हम इनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, इनको मदद करेंगे तो ये हमारे दोस्त बन जाएंगे, जो ना पाकिस्तान के मामले में हुआ और ना ही बांग्लादेश के मामले में कभी होगा। भारत का कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जिसने पिछले 8 दशक में पाकिस्तान से संबंध सुधारने की कोशिश ना की हो और सबको धोखा ही मिला, क्योंकि हम समस्या के मूल कारण को समझ ही नहीं रहे हैं, उसको टैकल करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल हम रोग के लक्षण का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। लक्षण का इलाज करने से रोग दूर नहीं होता। हम इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि बांग्लादेश जो है वो बंगाली नेशनलिज्म कल्चर से निकलकर इस्लामी नेशनलिज्म जो कल्चर है उसकी ओर चला गया है। इसलिए आप देखिए, शेख मुजीबुर रहमान की जो मूर्तियां हैं वो वहां पर तोड़ी जा रही हैं, उनके नाम पर जो संस्थान है उनको जलाया जा रहा है। आजादी का आंदोलन लड़ने वाले और आजादी दिलाने वाला जो उनके देश का नायक था शेख मुजीबुर रहमान, उसकी सारी स्मृतियां जो है वो मिटाने का प्रयास हो रहा है और बहुत हिंसक तरीके से हो रहा है। और उसमें पिस कौन रहा है? बांग्लादेश का हिंदू, क्योंकि हिंदू उनके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट है। उनको लगता है कि अगर भारत को संदेश देना है, भारत को चेतावनी देनी है, भारत को डराना धमकाना है तो हिंदुओं पर अत्याचार करो। तो हमें बांग्लादेश के बारे में सोचते हुए सिर्फ एक बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और वो है भारत की नेशनल सिक्योरिटी। अमेरिका भारत से 1971 का बदला लेना चाहता है और आपको याद होगा रूस ने हमारा साथ दिया था, लेकिन रूस के ही दबाव में हमने सब कुछ वापस कर दिया। 93,000 सैनिक जो युद्धबंदी के सैनिक थे वो हमने वापस कर दिए, जीती हुई जमीन हमने वापस कर दी। और यही काम हमने 1965 में भी किया, जो ताशकंद में समझौता हुआ रूस के दबाव में हुआ था। जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हमने जीती थी
वो सब हमने वापस कर दी। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ को भारत का साथ तो देना था, लेकिन साथ में अमेरिका को भी जवाब देना था, यूरोप को भी जवाब देना था कि देखो ये है हमारी ताकत, और सोवियत संघ ने वो करके दिखा भी दिया और हमको तात्कालिक लाभ हो रहा था, इसलिए हमने भी सोवियत संघ के इस निर्णय में साथ दिया। दरअसल बांग्लादेश बनाकर हमने एक और मुसीबत मोल ले ली है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी कि ये बांग्लादेश बन जाए, एक अलग देश बन जाएगा और इसके बनने से भारत के लिए चुनौतियां क्या क्या होंगी। आखिरकार जो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, उनकी जो वैचारिक निष्ठा जो है वो तो टिपिकल इस्लाम ही है। इन दोनों देशों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि इस्लाम के मामले में पाकिस्तान की तुलना में बांग्लादेश ज्यादा कट्टर है। लेकिन हम सच्चाई से आंख बंद करके मुंह मोड़े रहें और आज भी उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए दुनिया के किसी देश को, चाहे अमेरिका को देख लीजिए, अभी किसी देश में एक क्रिश्चियन पर हमला हो जाता है तो वो कहते हैं कि क्रिश्चियन पर हमला हुआ है, हम इसका बदला लेंगे। भारत की ओर से कभी आपने पिछले 80 साल में यह सुना कि हिंदू पर हमला हुआ है, हम इसका बदला लेंगे? बांग्लादेश में हिंदू 28-29% से 8% हो गए, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ कोई इस तरह की कड़ी निंदा के अलावा हमने क्या कोई कार्रवाई की? हम बांग्लादेश से दोस्ती बढ़ाने में लगे रहे और आज भी लगे हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 2014 के बाद हमने कार्रवाई करनी शुरू की है, लेकिन पाकिस्तान पर उसका ज्यादा असर नहीं हो रहा है। कुछ शरीर ऐसे होते हैं जिनके बारे में मेडिकल साइंस भी कहती है कि वह कुछ दवाओं के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं। पाकिस्तान वैसा ही है। यह सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, इनसे पाकिस्तान की समस्या हल होने वाली नहीं है। कुछ दिन के लिए क्षणिक रूप से उसका असर पड़ेगा, लेकिन उनकी तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है पूरी दुनिया को कैलिफेट बनाने की। भारत उनके लिए एक अधूरा एजेंडा है कि 800 साल के मुगल शासन के बावजूद भारत को इस्लामी देश नहीं बना पाए, तो भारत में शरिया का राज कायम करने के लिए पाकिस्तान से जो कुछ हो सकेगा वो करेगा। और अमेरिका और यूरोप को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पाकिस्तान के साथ है क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए उपयोगी है। वो जानते हैं कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट से समझौता नहीं करेगा, वेस्ट के इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेगा, और खास तौर से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो उनके लिए स्थिति जो है और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई। क्योंकि जिस तरह से भारत तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, आर्थिक क्षेत्र में भी और सैन्य क्षेत्र में भी और दुनिया में प्रभाव के लिहाज से भी, ना तो ये अमेरिका को अच्छा लग रहा है और ना ही यूरोप को। वो भारत के साथ सीधा कन्फ्रंटेशन जो है वो नहीं चाहते, लेकिन उनके पास ऐसे तमाम उपाय हैं जिनके जरिए भारत को परेशान रखा जा सके। इस समय अमेरिका को चीन से भी ज्यादा चिंता भारत के विकास से है। उनको लगता है कि चीन का विकास करवाकर उसमें मदद देकर हमने बहुत बड़ी गलती की। अब वह गलती हम भारत के साथ दोहराना नहीं चाहते, लेकिन भारत की उन्हें जरूरत है, इसलिए वह खुलकर भारत के खिलाफ सीधे तौर पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन भारत को कभी चैन से बैठने भी नहीं देंगे। भारत के लिए जो लोग परेशानी का कारण होंगे, जो देश परेशानी का कारण होंगे, जो संगठन परेशानी का कारण होंगे, उन सबकी अमेरिका और यूरोप मदद करेंगे। चाहे आप इंग्लैंड को देखिए, अमेरिका को देखिए, कनाडा को देखिए, ऑस्ट्रेलिया को देखिए, खालिस्तानी तत्वों का बोलबाला कहां पर है? क्या आपको लगता है उन देशों की सरकारों की मदद के बिना ये हो रहा है? जिस तरह से वहां मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, लंदन में जिस तरह से हमारे जो हाई कमीशन है उसको घेरा गया, उस पर हमला करने की कोशिश की गई, उसके बाद हमने क्या किया? ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। हमने अपने फायदों के लिए क्या कोई शर्त रखी? अगर रखी हो तो पता नहीं, बंद कमरे में कुछ हुआ होगा, पर सामने तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो यह जो स्थिति चल रही है, इसमें भारत के लिए अब एक निर्णायक घड़ी आ गई है, क्योंकि उसके लिए रास्ता आसान नहीं है। कोई ऐसा जल्दबाजी में एक्शन लेना भारत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि विकल्प क्या है? कब तक बैठकर इंतजार करें कि परिस्थितियां जो है हमारे अनुकूल होंगी, तब हम कुछ करेंगे? और परिस्थितियां जो है उसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। कब अनुकूल परिस्थिति जो है वो प्रतिकूल हो जाए, किसी को मालूम नहीं। तो भारत के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो है बांग्लादेश। इस विषय पर हमारे इस एनालिसिस से आप लोग क्या सहमत हैं? कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। यदि आप लोग इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वह भी कमेंट में अवश्य लिखें। आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।